गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू यू अगेन इन योर ओन चैनल इकोनॉमिक क्लासेस एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट. As you all know, we have discussed in our previous video balance of payment. So now we are here to explain foreign exchange rate. What is foreign exchange rate? As you all know, we do so many transaction with the outside world. जैसे कि आपको पता है कि हम outside world के साथ बहुत सारे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं. अब वो ट्रांजेक्शन कैसे होती है, मीन उसके लिए किस टाइप की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आपको पता लगेगा इस चैप्टर से, फॉरेन एक्सचेंज रेट से. सबसे पहले व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट से पहले आपको मीनिंग बताऊंगी मैं व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज. सुनो, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, हर कंट्री की अपनी खुद की क्या होती है, करेंसी होती है. क्या होती है, करेंसी. जैसे कि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है. अमेरिका की करेंसी क्या है, फॉर एग्जांपल डॉलर है. इंग्लैंड की करेंसी क्या है, पौंड है. तो अलग अलग कंट्रीज की अपनी क्या होती है, खुद की करेंसीज होती है, जिसमें वो क्या करती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है. अब दूसरी कंट्री में जाके हम अपनी करेंसी को भी नहीं चला सकते. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं सोचती हूँ कि मैं इंग्लैंड में जाके अपनी करेंसीज में वहां पे डील कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि हर कंट्री में उसी देश की करेंसी चलती है. फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो आप छोटे मोटे फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हो, आपके फादर बिजनेसमैन है, अब उनको कोई डॉलर देना चाहे, साड़ी लेना चाहे उनसे, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स की शॉप है, साड़ी लेना चाहे, उन्हें डॉलर देना चाहे, वो नहीं लेगी. क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हर देश में उसी देश की करेंसी चलती है. फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट की है, इंग्लैंड से इंपोर्ट किया है. अब इंग्लैंड के पर्सन को मुझे क्या देना पड़ेगा, पौंड ही देना पड़ेगा. मैं क्या नहीं कर सकती, मैं वहां पे रुपीज नहीं दे सकती उनको, मुझे वहां पे क्या देना पड़ेगा, पौंड ही चलाना पड़ेगा. तो इसका मतलब मुझे पौंड की रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स आपके लिए आपकी देश की करेंसी को छोड़ के बाकी जितनी भी देश की करेंसीज है वो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज है. मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द करेंसी, ऑल करेंसीज एक्सेप्ट योर ओन कंट्री करेंसी. Foreign exchange means all currencies except your own country currency. मतलब अपने देश की करेंसी को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज आपके लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल में, अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मुझे पौंड चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे अपनी करेंसीज को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पौंड्स पे. मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसीज में क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा. एक के बदले में दूसरी करेंसी को लिया जाएगा. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to the rate at which one currency is required for the other. अब कितने पौंड लेने के लिए मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे, वो रेट क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका में गई, मुझे वहां पे कोई गिफ्ट पसंद आया, मीन्स एक गिफ्ट आइटम थी, मुझे वो पसंद आई. अब मुझे वो चाहिए, तो नेचुरल सी बात है वहां पे रुपीस नहीं चल सकते. अब मुझे उसके लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए. अब $1 के बदले में मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे, मतलब $1 को एक्सचेंज करने के लिए मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे, मुझे 70 रुपीस देने पड़ रहे हैं, 70 रुपीस देने पड़ रहे हैं. इट मीन्स दिस इज द रेट एट विच वन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दी अदर. इसका मतलब है यहाँ पर $1 के लिए 70 रुपीस का एक्सचेंज किया जाएगा. $1 को लेने के लिए मुझे 70 रुपीस देने पड़ेंगे. इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि एक करेंसी के बदले में आपको दूसरे देश की कितनी करेंसी का एक्सचेंज करना पड़ता है. इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब मुझे अगर यहाँ पे ₹1 की वैल्यू देखनी हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ₹1, now 0.0
143। इसका मतलब है 1 रुपीज की वैल्यू 1 रुपीज की वैल्यू 0.0143 डॉलर के इक्वल है। ओके, इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये हमारी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर से देख लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिसपे हमें ये पता लगता है कि एक यूनिट के, एक कंट्री की करेंसी के एक यूनिट के बदले में दूसरी करेंसी के कितने यूनिट्स का एक्सचेंज होगा। इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, देयर आर 3 टाइप्स, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। हम सभी टाइप्स को 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले करेंगे व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। लेट्स स्टार्ट। फ्लेक्सिबल अब सुनो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि what is the shape of demand and supply curve of the foreign exchange। ये आपका रेट है फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब फॉरेन करेंसी की रेट है, ये क्वांटिटी है। जैसे अब सुनो, आप थोड़ा सा अपने प्रीवियस +1 में चले जाओ जहां पे आपने प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ गुड्स किया था। इन परफेक्ट कंपटीशन है सिंपल, आपने जहां पे गुड्स की, नॉर्मल गुड्स के डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी किया था। जब आपने गुड्स की डिमांड सप्लाई को स्टडी किया तो आपको वहां पता लगा था कि गुड्स का डिमांड के साथ नेगेटिव, मतलब गुड्स के जो प्राइस होते हैं उसका डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और जो गुड्स की प्राइस होते हैं उसका सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मीन्स जब प्राइस ज्यादा होते हैं तो उसकी डिमांड हम कम करते हैं, और जब प्राइस कम हो जाते हैं उसकी क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं। और सेम सप्लाई के मैटर में जब प्राइस ज्यादा हो जाते हैं तो सप्लाई ज्यादा करना पसंद करता है एक प्रोड्यूसर, और जब प्राइस कम हो जाते हैं तो वो अपनी सप्लाई को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। सेम यहाँ पे अब फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को, फॉर एग्जांपल डॉलर है, अब डॉलर को आप एक तरीके से फॉरेन गुड ट्रीट करो कि ये फॉरेन की कोई वस्तु है, तो आपको ये जो टॉपिक है 5 मिनट में समझ आएगा। बिल्कुल देखते हैं कि हाँ ये क्या चीज है। फॉर एग्जांपल जो डॉलर है हमारा एक तरीके से एज इट इज फॉरेन गुड है, तो ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे सिंपल गुड करती है। फॉर एग्जांपल इसका जो डिमांड कर्व होता है ये इस शेप का होता है, मतलब ये शेप क्या कह रही है कि अगर डॉलर महंगा होगा, डॉलर का रेट ज्यादा होगा, तो हम उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द डिमांड। अगर मान लो डॉलर महंगा हो गया, रेट ज्यादा होगी, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, कम। और अगर रेट कम हो जाएगा डॉलर का तो उसकी डिमांड क्या करेगी, हम ज्यादा। तो इट मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड देयर डिमांड। और सप्लाई का देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, मींस जैसे आप मान लो जो अमेरिका है वो डॉलर का सप्लायर है फॉर एग्जांपल, नेचुरल सी बात है जब रेट ज्यादा होगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को ज्यादा करना चाहेगा। और अगर रेट कम होगा तो उसे प्रॉफिट कम होगा, तो इसलिए वो अपनी सप्लाई को कम करना चाहेगा। तो इट मींस देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई, सॉरी there is positive relationship between supply and the price and there is negative relationship between demand and the price। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये तो आपने यहाँ पे कर देखे कि फॉरेन एक्सचेंज की कैसे डिमांड कर कैसा होता है, सप्लाई कर कैसा होता है। फ्लेक्सिबल से क्या समझते हो, जो चीज चेंज हो सके, मीन्स जो इजिली चेंज हो जाती है, दैट इज फ्लेक्सिबल। एक्सचेंज रेट, इसके साथ एक्सचेंज रेट लिखो। इसका मतलब क्या है, जब एक्सचेंज रेट को कोई फिक्स नहीं करता कि कितने डॉलर के बदले में हमें कितने रुपीस का एक्सचेंज होगा, या कितने डॉलर के बदले में कितने पाउंड्स का एक्सचेंज होगा, वो सब अपने डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। एज लाइक गुड्स डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस
डज वर्क इन दी मार्केट। जैसे गुड्स के डिमांड सप्लाई फोर्सेस वर्क करते थे, सेम हियर यहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड सप्लाई फोर्सेस काम करेंगे। तो यहाँ पे जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाए, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, तो यहाँ पे ये हमारा रेट क्या हो जाएगा, फिक्स, एंड इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती बल्कि मार्केट फोर्सेस फिक्स करते हैं। जिस मार्केट फोर्सेस में जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी, वहीं पे ये क्या हो जाएगी, रेट फिक्स हो जाएगी। और एक चीज सुनो, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है, जरूरी नहीं है कि वो जो आज चल रही है वो ही कल होगी या परसों होगी, ये चेंज होती रहती है। क्या पता एक दिन में 2 बार चेंज हो जाए, क्या पता डेली चेंज हो, 10 दिन में चेंज हो, ये अपना डिमांड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सेम, आपको कंफ्यूज मत होना। अब नेचुरल सी बात है, अगर डॉलर की बात कर रही हूं मैंने आपको क्यों कहा कि इसको फॉरेन गुड ले लो। जैसे हम फॉरेन गुड्स की डिमांड करते हैं या गुड्स की डिमांड करते हैं, फॉरेन गुड की डिमांड करते हैं, एक तरीके से डॉलर है ये कोई फॉरेन करेंसी है, उसको एक तरीके से गुड्स मांग लो, तो नेचुरल सी बात है, अगर वो हमें महंगी मिलेगी, उसकी रेट ज्यादा होगी, तो हम उसकी कम डिमांड करेंगे, और उसकी रेट अगर कम होगी तो हम उसकी ज्यादा, मतलब अगर हमें वो सस्ता मिलेगा तो नेचुरल सी बात है हम उसकी क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, और अगर हमें वो महंगा मिलेगा तो उसकी हम क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे। तो ये था आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर डिमांड में या सप्लाई में चेंज हो रहा है तो उसका उसके फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम लाइक जो हमने +1 में जो लास्ट हमारा चैप्टर था प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे हमने क्या स्टडी किया था कि किस तरीके से एक चीज, मतलब डिमांड सप्लाई में से एक फैक्टर कांस्टेंट और दूसरा अगर चेंज हो रहा हो तो किस तरीके से प्राइस पे या क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है। सेम हियर, यहाँ पे भी आपको वही चीज करनी है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट। सबसे पहले हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, फिर करेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। देखो ये हमारा इनिशियल है। अभी देखो ये हमारा फॉर एग्जांपल इनिशियल डिमांड कर्व एंड ये क्या आपका सप्लाई कर्व। यहाँ पे आपकी वही फॉरेन एक्सचेंज रेट और यहाँ पे क्वांटिटी। देखो ये हमने +1 में बहुत अच्छे से टॉपिक किया हुआ है, इसलिए ये आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने +1 में लास्ट जो 2 चैप्टर्स किए थे उसके अंदर हमने कंसेप्ट अच्छे से किए थे। अब डिफरेंस सिर्फ कितना है, अब यहाँ पे क्या आ गई है, वहां पे हम गुड्स को स्टडी कर रहे थे, अपनी कंट्री की गुड्स को स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज को स्टडी करना है। फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी को स्टडी करना है। तो ये रेट है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मतलब यहाँ पे फॉरेन करेंसी की रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये डिमांड सप्लाई फोर्सेज है, ये हमारी रेट है इनिशियल, ये रेट आपकी है फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। ओके, इसका मतलब क्या है, अभी ये जो रेट चल रही है इस रेट पे हमारा $1 किसके इक्वल है, 70 रुपए के इक्वल है, 70 रुपीज के इक्वल है, मतलब कि $1 के बदले में हमें 70 रुपीज देने पड़ेंगे या लेने पड़ेगी, दोनों चीज। अब क्या हुआ, आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, आपकी डिमांड इंक्रीज होगी किसी भी रीजन की वजह से, हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें ज्यादा करेंसी चाहिए, ठीक है, फोन, या कि हमें बाहर जाके कुछ चीजें मशीनरी परचेज करनी है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्या होगी, डिमांड, फोन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी। अब जब डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई में चेंज हुआ, डिमांड
वैल्यू बढ़ जाएगी, उस करेंसी की, फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और उसकी रेट बढ़ जाएगी और साथ में क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज होके ये कितनी होगी, $1 के बदले में अब हमें 70 की बजाय 80 रुपीज देने पड़ेंगे। पहले हमारे, इसका मतलब क्या है, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई, पहले हमें $1 के लिए कितने रुपीज देने पड़ रहे थे, 70। अब जो $1 है वो अब कितने में एक्सचेंज होगा, 80 रुपीज में। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपनी करेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी $1 को परचेज करने में। और इस सिचुएशन को एक नाम दिया जाता है, मीन्स जब आपको फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए पहले से ज्यादा अपनी करेंसी देनी पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले $1 था, उसके लिए आपको 70 रुपीज देने पड़ रहे थे, ठीक है। अब उसी डॉलर को परचेज करने के लिए आपको 80 रुपीज देने पड़ रहा है। इसको एक नाम दिया जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको अच्छे से पता क्या होता है, किस चीज की वैल्यू कम होना। तो यहाँ पे किस चीज की वैल्यू कम हुई है, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हुई है। आप देखो, जो चीज हमें पहले 70 रुपए में मिल रही थी वही चीज अब है 80 रुपए की मिल रही है, मीन्स हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने देश में फॉरेन करेंसी की डिमांड को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यही रीजन है कि हमारी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। डे बाय डे डॉलर के मुकाबले में पैसा गिर रहा है। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, चैनल्स में देखते होंगे कि करेंसी गिर रही है, करेंसी गिर रही है, रुपीस की वैल्यू कम हो रही है। क्या मतलब है रुपीस की वैल्यू कम होने का, रुपीस की वैल्यू कम होने का मतलब यही है कि आपको एक फॉरेन करेंसी को परचेज, डॉलर को परचेज करने के लिए पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं। तो इट मीन्स आपकी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। बाद में बताऊंगी आपको कि क्यों डेप्रिशिएट होती है, मीन्स आपकी वैल्यू क्यों कम हो रही है, कौन से रीजंस है जिसकी वजह से क्या होती है, वैल्यू कम होती है। या फिर आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम डिमांड क्या कर रहे हैं, करेंसी की, फॉरेन करेंसी की ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा डिमांड करोगे, सीधी सी बात है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी। जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे उतनी ज्यादा आपकी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। जो हमारे रिसेंट इकोनॉमी का सिनेरियो भी है, आज की टाइम में हमारी करेंसी की क्या हो रही है, वैल्यू कम होती जा रही है फॉरेन करेंसी के मुकाबले में, डॉलर के मुकाबले में। कहते हैं डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर रहा है, तो ये वही चीज है। रीजन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो नेक्स्ट करते हैं, अभी मैंने बोला था इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, जिसके अंदर अभी मैंने ये जो किया है, ये किया है इंक्रीज इन डिमांड। अब मैं सेकंड करना दिखाना चाहूंगी आपको डिक्रीज इन डिमांड, कि अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को क्या कर दोगे, पहले के कंपैरिजन में उसकी डिमांड को कम कर दोगे। तो ये ही आपके डिमांड सप्लाई फोर्सेस। ये हमारी वही रेट, $1 के बदले में 70 रुपीज, 70 रुपीज। अब आपने सप्लाई में चेंज हुआ, बट आपने क्या कर दी, डिमांड कम कर दी, डिमांड कम कर दी। पहले के कंपैरिजन में यहाँ इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये न्यू पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम था, अब यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। तो इट मीन्स अब क्या हो जाएगी, फॉरेन करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। यहाँ पे क्वांटिटी भी कम होगी क्योंकि डिमांड कम होगी, क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, रिवर्स हुआ, यहाँ पे रिवर्स हुआ। रिवर्स मीन्स अब यहाँ पे $1 के लिए पहले हमें कितने रुपीज देने पड़ रहे थे, 70 रुपीज। अब $1 कितने में एक्सचेंज होगा, 60 रुपीज में। इसका मतलब क्या है, डिमांड कम होने से आपको पहले के कंपैरिजन में डॉलर के मुकाबले में कम रुपीस देने पड़ेंगे। पहले $1 आप 70 रुपए में परचेज कर रहे थे, अब $1 आप 60 रुपीज में परचेज करोगे और यू कैन से एक्सचेंज करोगे।
ये सिचुएशन का एक नाम होता है, क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे हो जाएगा करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, आपकी करेंसी की, आपके देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे अब आपको देखो $1 के बदले, $1 के बदले में आपको 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं मंथ, मीन्स पहले के कंपैरिजन में 10 रुपए कम। तो इट इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। ये कब होता है, जब सप्लाई उतनी ही रहे मार्केट में बट आपकी डिमांड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ये आपका इम्पैक्ट होता है चेंज इन डिमांड का, किस पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेट कम होगी और आपकी करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। सेम फैक्टर अब सप्लाई में भी, अब यहाँ पे सिर्फ डिमांड में चेंज था, अब हो सकता है यहाँ पे सप्लाई में चेंज हो जाए, आपकी डिमांड उतनी रहे। तो चलो सप्लाई का भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई, ये आपकी वही रेट स्टार्टिंग में जो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। अब डिमांड उतनी है बट सप्लाई इंक्रीज होगी, किसी रीजन की वजह से आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। अब डिमांड उतनी ही है बट आपकी मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से एक न्यू पॉइंट आया, देखो ये रहा, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। अब देखो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पे रेट कम होगी बट क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे रेट कम होगी। रेट क्यों कम हुई है, नेचुरल सी बात है, मान लो सप्लाई आपकी पहले डिमांड 50 थी, सप्लाई भी 50 थी, डिमांड 50 ही है, बट उस फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी की सप्लाई वो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है, तो नेचुरल सी बात है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी रेट कम हो जाएगी। अब यहाँ पे $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। यहाँ पे भी ये भी क्या है आपका, किसको शो कर रहा है, करेंसी एप्रिसिएशन को। जहां पे एक चीज ध्यान रखना, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होती है तो करेंसी एप्रिशिएट होती है, मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, और जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो वहां पे करेंसी की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है, मींस करेंसी वहां पे हमें चालू देनी पड़ती है अपने। अब सेकंड वन, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। ओके, अब क्या हुआ, ये वही $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। अब सप्लाई बढ़ने की बजाय कम होगी, पहले केस में इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हमारी सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारी मतलब जो इकोनॉमी में है उसमें डॉलर की सप्लाई कम होगी, डॉलर कम आने लग गया, तो ये आपकी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। क्या होगी, डिक्रीज। अब डिमांड तो उतनी है ना बट सप्लाई डिक्रीज हुई है। अब सप्लाई डिक्रीज होने के कारण एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहां पे आपकी रेट फॉरेन एक्सचेंज की रेट इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी, सप्लाई कम होने के कारण क्वांटिटी कम हो जाएगी और ये रेट इंक्रीज होके $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। इसका मतलब क्या है, अब आपको $1 के बदले में कितने रुपीज, $1 के बदले में 80 रुपीज का एक्सचेंज करना पड़ेगा, 80 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इट इज दी कंडीशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से सुनो, हमने आज क्या किया, सबसे पहले हमने किया फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। यहाँ से आपको समझ आ गया कि एक कंट्री की करेंसी के बदले में आप दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो कितनी एक्सचेंज करोगे, उसकी एक यूनिट के बदले में। फॉर एग्जांपल ये 1 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट के बदले में इस कंट्री की करेंसी की कितनी यूनिट को एक्सचेंज किया जाएगा। जैसे 1 यूनिट के बदले में 80 यूनिट को एक्सचेंज किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, अपने देश की करेंसी को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज, सारे देश की करेंसीज आपके लिए क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि खुद की करेंसी तो अपनी करेंसी होती है, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज नहीं बोलते, वो हमारा खुद का होता है, डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं जिसको। सेकेंड वन मैंने आपको बताया, देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी। कौन कौन सी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कौन कौन सी, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो हमने अभी डिस्कस क्या किया है,
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सी रेट होती है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई फोर्सेस, जैसे गुड्स के डिमांड सप्लाई फोर्सेस काम करते हैं, सेम है यहाँ पे जो मार्केट के डिमांड सप्लाई फोर्सेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को लेके, उसके थ्रू क्या होती है डिटरमाइन होती है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है, इस पॉइंट पे वो क्या हो जाती है, यहाँ पे वो क्या होती है डिटरमाइन हो जाती है। अब मैंने आपको फिर बताया कि क्या इम्पैक्ट होता है कि अगर डिमांड में चेंज हो जाए या सप्लाई में चेंज हो जाए, तो डिमांड में चेंज के भी दो इम्पैक्ट होते हैं और सप्लाई में चेंज के भी, एक में करेंसी अप्रिशिएट होती है, एक में करेंसी डेप्रिशिएट होती है। तो मींस यहाँ से हमने ये समझा कि हमारी करेंसी में एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन भी होता है। तो व्हाट इज करेंसी एप्रिशिएशन, करेंसी एप्रिशिएशन जब आपकी करेंसी, आपके देश की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो, जैसे कि मैं इंडिया में रहती हूँ तो इंडियन रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो, तो उसको बोलते हैं करेंसी अप्रिशिएशन। करेंसी डेप्रिशिएशन, जब आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो तो उसको क्या बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के रुपी की वैल्यू को डिक्रीज होना। एप्रिसिएशन कब होता है, जब हमें पहले के कंपैरिजन में कम रुपीज देने पड़े। फॉर एग्जांपल पहले मुझे $1 के बदले में 70 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब वही $1 मुझे 60 या 50 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। तो इट मींस पहले के कंपैरिजन में 20 कम देने पड़ रहे हैं रुपीज, तो इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाता है। करेंसी डेप्रिसिएशन जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, मींस पहले के कंपैरिजन में हमें अपनी करेंसी को ज्यादा देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल $1 के बदले में मुझे पहले 70 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब उसी $1 के बदले में मुझे 90 रुपीज देने पड़ रहे हैं, 100 रुपीज देने पड़ रहे हैं, मींस $1 90 रुपए में एक्सचेंज हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिशिएशन। इसको क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिशिएशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बिल्कुल इजी है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नाम से क्लियर हो रहा है, फिक्स जो किसी ने फिक्स की हो, और यहाँ पे फिक्स करने वाला कौन है, गवर्नमेंट है। कौन है, हमारी सरकार। जब हमारी सरकार खुद से एक एक्सचेंज रेट फिक्स करे कि मेरे को फॉर एग्जांपल $1 के बदले में 70 रुपीज रखने हैं, या $1 के बदले में 60 रुपीज रखने हैं, 50 रखने हैं, वो खुद फिक्स करे, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये हमारे एक्सचेंज रेट का पुराना टाइप था, अब ये वाला रेट नहीं है, ये पहले चलता था। अब हमारा कौन सा चलता है आपको बताऊंगी, आगे वाली वीडियो में बताऊंगी कि अब इन फ्यूचर या इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हमारा कौन सा रेट वर्क कर रहा है। ये सबसे पहले सबसे ओल्ड वाला था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, फॉर एग्जांपल ये मार्केट फोर्स है, ये एक्सचेंज रेट है, मार्केट फोर्सेस की एक्सचेंज रेट है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, जिसको कौन, दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सप्लाई ये डिमांड। अब सरकार ये चाहती है कि जो एक्सचेंज रेट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, $1 के कंपैरिजन में 70 रुपीज में 75 रुपीज। इसका मतलब क्या है, अब ये एक्सचेंज रेट नहीं होगी, यहाँ पे एक्सचेंज रेट होगी इस टाइप से, ठीक है। ये सिर्फ मैं मार्केट का एग्जांपल दे रही थी, मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, हमारी एक्सचेंज रेट अब यहाँ पे ये चीज होगी, ये होगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम नहीं होता कि हाँ जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, यहाँ तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसे कितनी
कितनी एक्सचेंज रेट रखनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, अब देखो यहाँ पे करेंसी अप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हुई, यहाँ पे करेंसी डेप्रिशिएट हुई, देखो क्यों, क्योंकि 70 पे मार्केट का हिसाब चल रहा था और गवर्नमेंट ने 75 का हिसाब रखा, मतलब डॉलर 1 के बदले में से 75 रुपए का हमारा इंडियन रुपी का एक्सचेंज होगा। तो इट इज करेंसी, यहाँ पे क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू कम हुई। अब आपको जो सीखना है वो क्या सीखना है, जब गवर्नमेंट के थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स की जाती है, जब गवर्नमेंट के थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स की जाती है और वो फिक्स करते हुए अगर करेंसी की वैल्यू कम हो, क्या हो, करेंसी की वैल्यू कम हो, तो उसको करेंसी डेप्रिसिएशन का नाम नहीं दिया जाता, उसको बोला जाता है करेंसी डिवैल्यूएशन। क्या वो नाम दिया जाता है उसको, करेंसी डिवैल्यूएशन। मतलब गवर्नमेंट ने खुद ही अपनी करेंसी की वैल्यू कम की है, तो इसको बोला जाएगा करेंसी डिवैल्यूएशन। इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है, क्योंकि सरकार का दिमाग खराब नहीं हो रहा कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझ के कम करेगी। इसके पीछे लॉजिक होता है कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन या करेंसी डिवैल्यूएशन, वो मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या लॉजिक होता है। एक साथ दोनों का, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन एंड करेंसी अप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। अब रिवर्स भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी डिमांड सप्लाई, मार्केट में ये रेट चल रहा था कितना, $170। अब गवर्नमेंट फिक्स करने वाली है, तो गवर्नमेंट फिक्स कर रही है $1 = ₹60। अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया, करेंसी की वैल्यू को, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अब हमें 70 रुपए नहीं, अब कितने रुपीज एक डॉलर के बदले में देनी पड़ेगी, ₹60। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अब यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज किया गया है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू नहीं। तो यहाँ पे करेंसी अप्रिसिएशन नहीं, यहाँ पे वर्ड आएगा करेंसी डिवैल्यूएशन। It means जब मार्केट फोर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू करेंसी इंक्रीज होती है, तो वहां पे करेंसी एप्रिसिएशन आता है। बट जब फिक्स के थ्रू करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वहां पे वर्ड करेंसी रिवैल्यूएशन आता है। सेम हियर, जब मार्केट फोर्सेस के थ्रू, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के थ्रू करेंसी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, करेंसी डेप्रिसिएशन। और जब फिक्स्ड के थ्रू करेंसी की वैल्यू को कम किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, करेंसी डिवैल्यूएशन। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अब हम करेंगे व्हाट इज द इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन ऑफ द करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी डिवैल्यूएशन, करेंसी अप्रिसिएशन और करेंसी डिवैल्यूएशन। यहां तक आपको पता लग चुका है कि क्या होता है, डेप्रिसिएशन कब होता है, फ्लेक्सिबल में, और डिवैल्यूएशन कब होता है, किसमें, फिक्स एक्सचेंज रेट में। दोनों में होता है कि अपनी करेंसी, अपने देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। करेंसी एप्रिसिएशन कब होता है, फ्लेक्सिबल में, और डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। होता दोनों में क्या है, करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी ज्यादा हो जाती है। तो क्या इम्पैक्ट है, क्यों करते हैं हम, मतलब गवर्नमेंट कर रही है, चलो मानना कि मार्केट फोर्सेस कर रहे हैं, बट यहाँ तो गवर्नमेंट भी खुद करती है ना, करेंसी की वैल्यू कम या करेंसी की वैल्यू ज्यादा, तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो देखना है, क्यों करते हैं। सुनो, जब गवर्नमेंट को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना हो, गवर्नमेंट को क्या करना हो, जब अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना हो और इंपोर्ट को कम करना हो, तो उस कंडीशन में वहां पे करेंसी क्या कर देती है, डिवैल्यूएशन, या वहां पे करेंसी क्या होता है, डेप्रिसिएशन। मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट करने हैं तो किस कंडीशन में करो, जब आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। समझो, लॉजिक समझो, क्या है, ऐसे नहीं बोला मैंने, लॉजिक समझो। मान लो एज ए इंडियन मैं कोई चीज
बाहर 5 पाउंड में या $5 में बेचती हूँ, अमेरिका में $5 में, और मान लो उसमें इंग्लैंड में पाउंड में 10 में, ठीक है, जो भी है। तो जब मान लो करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, इसका मतलब डिप्रिसिएशन की कंडीशन में क्या होता है, $1 के बदले में जो हमें क्या होता है करेंसी ज्यादा एक्सचेंज होती है, मीन्स $1 के बदले में 80 रुपीज देने पड़ेंगे, 80 रुपीज लेने भी पड़ेंगे। मीन्स एक्सचेंज का मतलब ये नहीं सिर्फ दे दिया, अगले को भी अगर पैसे देने हैं तो वो भी मुझे कितने रुपीज देगा, 80 देगा $1 के बदले में। जब मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो एक्सपोर्ट करने से पैसा मेरे पास आएगा, फॉरेन करेंसी मेरे पास आएगी, तो वहां से मैं एक्सचेंज कर लेती फिर रुपीज में। अब जब मैं $5 में कर रही फॉर एग्जाम्पल, अब $5 में अगर 70 के हिसाब से देखा जाए तो 350 का बैठता, बट अब कितना है 80 रुपीज के हिसाब से है, तो 80 के हिसाब से देखो 400 का बैठता। इसका मतलब क्या है, अब मुझे 350 रुपीज के बजाय 400 रुपीज मिलेगी सेम चीज के एक्सपोर्ट करने से। तो इस कंडीशन में जब गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट बढ़ाने हो तो वो करेंसी को मतलब डिवैल्यूएट कर देती है, करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। इसका मेन रीजन यही रहता है डिवैल्यूएशन करने का। और यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है हमें लेस इंपोर्ट करनी चाहिए, तो इस कंडीशन में हम इंपोर्ट क्या करेंगे, लेस। अब करेंसी एप्रिसिएशन इसमें रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे हमें क्या करनी चाहिए, मोर इंपोर्ट। देखो क्यों, क्योंकि अब हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट में पैसे मिल रहे थे, अब इंपोर्ट की कंडीशन में मान लो फॉर एग्जाम्पल पैसे जा रहे हैं, अब $1 के बदले में कोई चीज मैंने मान लो $5 की मैंने क्या की, इंपोर्ट की $5 की। अब $5 के बदले में पहले मुझे 70 के हिसाब से कितने देने पड़ते उसे, 350 रुपीज। अब मैं क्योंकि करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, अब 70 की बजाय 60 देने, अब वही उसी $5 के 60 के हिसाब से 300 रुपीज देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास से अब मनी क्या जाएगी, कम जाएगी, इसलिए मुझे ज्यादा इंपोर्ट करनी चाहिए ताकि मुझे कम पैसे की पेमेंट करनी पड़े। और जब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही हो तब मुझे ज्यादा एक्सपोर्ट करनी चाहिए ताकि मेरे पास पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मनी आए। तो ये चीज में कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि करेंसी डेप्रिशिएशन में क्या करना है, करेंसी एप्रिसिएशन में क्या करना है। ध्यान रखना, जब करेंसी की वैल्यू कम हो हमारी करेंसी की वैल्यू, तो समझना आपको एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है, एक्सपोर्ट, फायदे के चक्कर में कि मेरे पास ज्यादा मनी आएगी, क्या आएगी, ज्यादा मनी आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता एक्सचेंज का मतलब कि आपने सिर्फ देना ही है, मतलब $1 के बदले में आपने देना ही है। अगर देना है तो आपको लेना भी है उसी डॉलर के बदले में रुपीस को, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने से ज्यादा पैसे आएगी। और जब करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो ध्यान रखना ज्यादा इंपोर्ट करना, क्योंकि अब आपको क्या करने पड़ेगी, पेमेंट करनी है, और अब आपको क्या करनी पड़ेगी, कम पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपका टॉपिक था करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन, और डिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन दोनों सेम चीज होती है, बट यहाँ फर्क सिर्फ इतना ही होता है मेन कि ये आपका फ्लेक्सिबल मतलब डिमांड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू होता है, और ये दो क्या करती है, गवर्नमेंट करती है, और ये आपका डिमांड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू होता है। बाकी इम्पैक्ट सारा सेम रहता है कि करेंसी की वैल्यू कम होती है या बढ़ती है, या फिर एक्सपोर्ट करनी चाहिए, इंपोर्ट करनी चाहिए। अगर मोर इंपोर्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म हो चुका है। अब हम थर्ड वन करते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोट बहना, कोई चीज बहना, और मैनेज किसी चीज को मैनेज करना। अब सुनो, हमने दो सिस्टम समझे, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स में बिल्कुल ही गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी, और फ्लेक्सिबल में बिल्कुल ही मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस वो कर रहे थे, वहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं थी। अब अगर हम इन दोनों के बीच का रास्ता आजमाए, मीन्स अगर हम फिक्स प्लस फ्लेक्सिबल, और यू कैन से फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, इन दोनों के बीच का रास्ता आजमा ले, इन दोनों को मिला के कोई
एक्सचेंज रेट बना ले तो उसका नाम होता है मैनेज फ्लोटिंग। उसका नाम क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग। और इसका दूसरा नाम भी है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग, डर्टी से आपको बड़ी जल्दी टॉपिक याद रह जाएगा ये कि व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग, इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। अब देखो इसमें होता क्या है, सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको काम करने देते हैं। वो जैसे ही काम कर रही है वो अपना काम कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक्सचेंज रेट यहाँ पे $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, यहाँ पे गवर्नमेंट की वजह सेंट्रल बैंक वर्क करेगा। क्या करेगा? सेंट्रल बैंक वर्क करेगा। तो सेंट्रल बैंक सोचता है कि मैं एक लिमिट तक इस चीज को एडजस्ट कर सकता हूँ, मीन 70 में 69 टू 71 ये 72 अपनी मर्जी। अब इनके बीच में एक्सचेंज रेट चेंज होती रही, कोई बात नहीं, आई विल एडजस्ट, मेरे को कोई वो नहीं है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इनसे कम ज्यादा अगर हुई तो सेंट्रल बैंक फिर वहां पे अपना रोल प्ले करता है। अब ठीक है 70 है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 70 से 73 या 68 ऐसे होगी। अब वहां देखना है कैसे इफेक्ट करेगा। अब सुनो, सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो हमने बैंकिंग चैप्टर में भी पढ़ा था कि व्हाट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मींस हमारे रिजर्व बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास सभी फॉरेन करेंसी के रिजर्व होते हैं। वो अपने पास रिजर्व रखता है क्योंकि उसे पता है कि फॉरेन ट्रांजैक्शन करने हैं या एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो इसलिए वो रिजर्व रखता है। अब यहाँ पे क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर रेट इंक्रीज हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रही है और वो उसको डिक्रीज करना चाह रहा है, इंक्रीज हो रही है, मान लो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज है जो 75 है, वो कम करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो एक तो डिमांड कम कर देगा, ठीक है, और दूसरा डिमांड तो उसके हाथ में नहीं है, नेचुरल सी बात है, डिमांड तो मार्केट फोर्सेस के हाथ में होती है। तो एक चीज कर सकता है वो, इसकी रेट कम करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम करने के लिए अपनी उसमें से जो रिजर्व्स है वहां से वो क्या कर देगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा मार्केट में, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज कर देगा। वो सप्लाई इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सप्लाई कहीं ना कहीं डिमांड के इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमारी करेंसी की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से वो डर्टी फ्लोटिंग करता है। डर्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा। तो वैसे देखा जाए हम मार्केट फोर्सेस को काम करने देना चाहिए, बट अगर मार्केट फोर्सेस काम करते रहे तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो जाती है, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है कि आउट ऑफ हमारे हाथ से, मतलब सेंट्रल बैंक के सरकार के हाथ से कंट्रोल खत्म हो जाता है। बट कहीं ना कहीं तो कंट्रोल थोड़ा सा तो अपने हाथ में रखना पड़ता है ना। अगर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होगी फिर, तो इसलिए मैंने फ्लोटिंग की जाती है। अब इस चीज को डायग्राम से समझा देती हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा डिमांड सप्लाई है, फॉर एग्जांपल मार्केट में वर्क कर रहे हैं, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है, ठीक है। तो किसी भी रीजन की वजह से डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम, तो डिमांड ज्यादा करने की वजह से क्या हो गया, रेट इंक्रीज होगी, क्या हो गया, रेट इंक्रीज हो गई। अब गवर्नमेंट नहीं चाहती, उसको ये पच नहीं रही बात की कोई यहाँ पे रेट इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे क्या करेगी वो, मैनेज फ्लोटिंग। अब क्या करेगी वो, अपनी जो रिजर्व्स है वहां से वो क्या कर देगी, सप्लाई को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। मीन्स अब वहां पे अपने पास से सप्लाई इंक्रीज कर दी फॉरेन एक्सचेंज की। सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से देखो ये नया डिमांड एंड सप्लाई का है, इसका मतलब देखो यहाँ पे फिर से आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या, देखो क्वांटिटी बढ़ेगी सप्लाई इंक्रीज होने से और आपकी रेट फिर से कम होकर इस पॉइंट पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे। इस तरीके से उसने मैनेज फ्लोटिंग करके
क्या किया, यहाँ पे रेट को क्या कर दिया, सस्टेन कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम कर दिया और अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरने से बचा लिया। अब रिवर्स भी कर सकती है वो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रेट को क्या करेगी, डिक्रीज ही करेगी। समटाइम ही वांट्स टू इंक्रीज द रेट, मींस जब उसको क्या करना होता है, एक्सपोर्ट करने होते हैं, तो वो रेट को इंक्रीज भी करना चाहती है, मींस जहां पे हमारी कंट्री करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है, तो वो कैसे करेगी। फॉर एग्जाम्पल ओके, ये हमारे डिमांड सप्लाई फोर्सेस है। किसी रीजन की वजह से क्या हो जाता है, किसी रीजन की वजह से डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होने से रेट कम हो रहा है। नया पॉइंट है डिमांड सप्लाई का, तो यहाँ पे रेट कम हो गए, 60 रुपीज हो गए, बट वो ज्यादा चाहती है, वो क्या चाहती है, रेट को ज्यादा करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, अब उसके पास क्या बेहतर है, वो क्या करेगी, जानबूझ के एक तो सप्लाई कम कर देगी, जानबूझ के एक तो सप्लाई कम कर देगी, या फिर जानबूझ के डिमांड, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करना स्टार्ट कर देगी। अब डिमांड कम होने की बजाय उसने ज्यादा करने से ये न्यू डिमांड आ गई, न्यू डिमांड का आने से इसका मतलब यहाँ पे रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे $190 रुपीज, ठीक है, ये न्यू क्वांटिटी। तो इस तरीके से वो क्या करती है, मैनेज करती है, इंटरवेंशन करती है, इंटरवेंशन करने से वो मैनेज फ्लोटिंग करके रेट को कम ज्यादा करती है। तो इस कंडीशन में वो क्या होगी, यहाँ पे रेट पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज होगी, और जो मैंने पहले बताया था वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंटरवेंशन करके रेट को मार्केट रेट से क्या कर दिया था, मार्केट जो चल रही थी उससे क्या कर दिया था, कम कर दिया था। इट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग, और यहाँ पे आपके तीनों आपके टैक्स हो चुके हैं। तो ये आपका न्यू है। सबसे पहले आपका फिक्स्ड आएगा, ठीक है, फिक्स्ड में भी आपकी दो टाइप से फिक्स की जाती है। सबसे बिल्कुल प्रीवियस, सबसे पहले आपका गोल्ड वाला सिस्टम था, पैरिटी वैल्यू वाला, उसमें क्या किया जाता था, पैरिटी वैल्यू वाला, उसमें आपकी जो करेंसी की वैल्यू होती थी वो उसमें जितना गोल्ड लगा होता था, गोल्ड के बेस पे क्या होती थी, डिसाइड होती थी। फॉर एग्जांपल $1 में 2 ग्राम गोल्ड है और 1 पौंड में 4 ग्राम गोल्ड है, तो यहाँ पे वो किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स की है, यहाँ पे अब $1 या 1 पाउंड इज इक्वल टू $2, यहाँ ऐसे फिक्स होता था कि उसमें कितना गोल्ड लगा हुआ है। तो यहाँ $1 में 2 ग्राम है, तो 1 पाउंड में 4 ग्राम है, तो इसका मतलब 1 पाउंड अब किसके इक्वल है, $2 के इक्वल, और से 1 पाउंड के बदले में आपको $2 देने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड के बेस पे होता था, पैरिटी वैल्यू बोलते हैं। फिर सेकेंड वन आया आपका फ्लेक्सिबल पैक्ड सिस्टम। अब उसमें गोल्ड का सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि गोल्ड के बहुत ज्यादा रिजर्व रखने पड़ते थे उसमें, ठीक है। अब पैक्ड सिस्टम आ गया। पैक्ड का मतलब होता है, ठीक है, किसी को एक चीज से बांधना। तो यहाँ पे क्या किया गया, चीजों को इजी करने के लिए, चीजों को इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया, अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर के साथ पैक कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ये पोल है, ये क्या है, पोल है। अब मैं आपको ये कहूं, इस पोल की वैल्यू को बताओ, इसको बिना टच किए, या इसको मापो, आप इसको मापो, इसको बिना टच किए। तो इसके मापने के लिए मैंने एक नया पोल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब मैं इसके बिहाफ पे इसकी वैल्यू को मेजर करूंगी, सेम हेयर पैक्ड सिस्टम में किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, इंडियन करेंसीज तो बहुत सारी है, इंग्लैंड में अलग करेंसी है, फ्रांस में अलग करेंसी है, स्विट्जरलैंड में अलग करेंसी है, अलग अलग देश की अलग करेंसी है। अब इतनी सारी करेंसीज के साथ मैं वैल्यू को मेजर करूंगी। मैंने सिंपली क्या किया कि मैं तो अपनी इंडियन करेंसी को या गोल्ड के साथ मैं तो इंडियन करेंसी को किसके साथ मेजर करूंगी, डॉलर के साथ। मैं तो डॉलर के साथ चेक करूंगी, फिर मतलब ये डॉलर है, अब यहाँ पे डॉलर के साथ चेक किया जाएगा कि मेरी इंडियन करेंसी की वैल्यू कितनी है। ये 70 है, ये 1 है, ये 60 है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या था, पैक्ड सिस्टम। फिर उसके बाद आपका कौन सा सिस्टम आया,
फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल सिस्टम के बाद आपका कौन सा सिस्टम आया, मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो ये आपके इस तरीके से थे। ये फ्लेक्सिबल सिस्टम के टाइप है कि गोल्ड के साथ फिक्स किया जाता था, मतलब जो करेंसी की वैल्यू होती थी वो गोल्ड के साथ फिक्स की जाती थी कि कितना गोल्ड है करेंसी के अंदर, तो उसके बेस पे फिर पैक्ट सिस्टम किसके साथ किया जाता था, एक स्पेसिफिक करेंसी के साथ उस अपने देश की करेंसी को बांध दिया गया था। थर्ड सिस्टम आपका कौन सा आया, फिर ये बांधने का सिस्टम खत्म, उसके बाद आपका फ्लेक्सिबल कि अब तो मार्केट रेट डिसाइड करेंगे कम ज्यादा, जो मार्केट रेट में डिमांड सप्लाई फोर्सेस होगी उसी के बेस पे करेंसी की वैल्यू हमारी डिसाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आया, मैनेज्ड फ्लोटिंग। कौन सा आया, मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो आज के टाइम में है। ये आपके सारे क्या थे, टाइप्स। आपका होमवर्क क्या है, आपको इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।